बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। आज से मैं आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ, पेयर इन लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्या होती हैं, सारा डिटेल में हम कर चुके हैं। इनके ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये सब भी हमने 9th क्लास में सीखा है। नया है पेयर। पेयर यानी एक साथ दो लीनियर इक्वेशंस आएंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कुछ जगह पे आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के नाम से भी पढ़ेंगे कि हमारे पास एक साथ दो लाइनें हैं और अगर वो दो लाइनें ड्रॉ की जाएंगी तो उनकी क्या क्या पोजीशंस हो सकती हैं, वो दो लाइनें ड्रॉ कैसे की जाएंगी, वो दो लाइनें बनाई कैसे जाएंगी, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो स्टार्टिंग जो है वो मैं इस एग्जाम्पल से कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हम तीन चीज़ें सीखने वाले हैं। पहली, कोई भी इंफॉर्मेशन दी जाए उसे एक इक्वेशन फॉर्म में यानी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना, फिर उसका ग्राफ बनाना यानी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना, और फिर ग्राफ बनाने से पहले ये पता करना कि एक्चुअली ग्राफ कैसे बनने वाला है। धीरे धीरे आपके समझ में आएगा। हम वन बाय वन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोई एक सिचुएशन दी गई है और हमें उसकी इक्वेशन फ्रेम करनी है, जिसको हम कहते हैं एल्जेब्रिकली हमें इसे रिप्रेजेंट करना है। क्या है? अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। अखिला जो है वो विलेज में अपने किसी फेयर में गई। शी वॉन्टेड टू एंजॉय राइड्स ऑन जाइंट व्हील एंड प्ले हुपला। दो काम करना चाह रही है, जाइंट व्हील पर राइड लेना चाह रही है और एक गेम खेलना चाह रही है। द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड। यहाँ से हमारी इक्वेशन स्टार्ट होती है कि हमें इनके बीच में एक रिलेशन दिया गया है। अब उस रिलेशन से हमें इक्वेशन बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं कि उसने कितनी राइड्स की और कितनी बार अपना जो गेम है हुपला का वो खेला। तो लेट द नंबर ऑफ राइड्स शी टेक, लेट द नंबर ऑफ राइड्स शी टेक्स बी एक्स एंड शी प्लेड हुपला कितनी बार? फॉर y टाइम्स। तो x और y ये दोनों नंबर्स हो गए उसके। तो पहली सिचुएशन जो थी हम उसकी इक्वेशन यही बना लेते हैं। उन्होंने कहा द नंबर ऑफ टाइम शी प्लेड हुपला यानी y इज हाफ द नंबर ऑफ टाइम नंबर ऑफ राइड्स। तो इसका मतलब जो y है वो हाफ है x का। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी हमारी? y इज इक्वल टू 1/2x। तो ये हमने अपनी सिचुएशन को लिखा। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी एक x की टर्म, एक y की टर्म, एक कांस्टेंट टर्म। तो कैसे लाएंगे उस फॉर्म में? मैंने 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2y इज इक्वल टू x, फिर मैंने ट्रांसपोज किया 2y को x की तरफ। तो ये बन के जो तैयार हो गई है ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्या है? x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा? ईच राइड कॉस्ट ₹3 एंड अ गेम ऑफ हुपला कॉस्ट ₹4। और दोनों में मिलाकर इफ़ शी स्पेंड ₹20, सब कुछ मिला के उसने ₹20 खर्च किए हैं। तो कैसे निकालेंगे कि x गेम जो उसने खेले, x राइड्स जो उसने ली, हर एक में ₹3 खर्च किए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बना? 3 मल्टीप्लाई बाई x। ये मनी उसने खर्च किया है जाइंट व्हील की राइड्स पे और हर एक गेम पे उसके ₹4 लगे हैं। तो 4y रुपीज़ उसने खर्च किए हैं गेम खेलने पे हुपला पे, और इन सबको मिलाकर के उसने टोटल जो खर्चा किया है वो है 20। तो हमारी ये जो सेकंड इक्वेशन है ये बन के तैयार हो गई है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो पहला काम हमने कंप्लीट कर लिया। उन्होंने कहा था रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली, और ये जो काम है ये आपको पूरे चैप्टर में बार बार करना है, यानी इक्वेशंस फ्रेम करते रहने का। हर एक्सरसाइज में आपको इक्वेशंस फ्रेम करनी है, यानी ये वाला जो काम है इसकी प्रैक्टिस करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। दूसरा काम जो है ग्राफिकली, वो हमें सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में ही करना है कि हमें इनके ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। तो एक एक लाइन के ग्राफ्स कैसे ड्रॉ करते हैं ये तो हम लास्ट ईयर कर चुके हैं। अब हमें एक साथ दो लाइनों के ग्राफ ड्रॉ करने हैं। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं 9th क्लास में हमने ग्राफ्स कैसे ड्रॉ किए थे। तो हम यहाँ पे हर लाइन के लिए एक बॉक्स बनाया करते थे, जैसे कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0,
तो उसके लिए हमने इस तरीके का एक बॉक्स बनाया, इसमें हम वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे x और y की। वैसे तो 2 ही काफ़ी होती हैं, पर मैंने हमेशा से आपको कहा है कि हमें कम से कम 3 वैल्यूज़ लेनी चाहिए, उससे हमारी जो चीज़ें हैं वो गलत होने के चांसेस कम हो जाते हैं। करना क्या है, इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूँ तो ऐसे लिख सकती हूँ x = 2y, यानी y अगर 0 है तो 2 × 0 भी 0 हो जाएगा, y अगर 1 है या 2 है तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, y अगर 3 है तो ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ गई। पहली वाली काफ़ी सिंपल थी तो इजीली आ गई, दूसरी वाली में थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। हमारे पास दूसरी इक्वेशन है 3x + 4y = 20। इसे मान लो मैं x की फॉर्म में चेंज करती हूँ तो ये कैसे दिखेगी, x = 20 - 4y/3। और जब हम इसका इस तरह से बॉक्स बनाएंगे वैल्यूज़ का तो उसमें क्या क्या आएगा ज़रा करके देखते हैं। देखिए, हमें कोशिश करनी है हम ऐसा नंबर रिप्लेस करें कि हमारा आंसर फ्रैक्शन में ना बचे, क्योंकि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है, वहाँ पे फ्रैक्शंस ड्रॉ करना ज़रा मुश्किल होता है। तो पहली वैल्यू अगर मैं 0 लेती हूँ, 4 × 0 0, तो ये 20/3 बनेगा। ये हमारे लिए सूटेबल नहीं है आंसर, क्योंकि हम 20 को 3 से डिवाइड नहीं कर सकते। अगर मैं 1 लेती हूँ तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएगा, 20 में से 4 माइनस किया 16/3, ये नंबर भी फ्रैक्शनल ही रहेगा। तो इसके बाद मैंने 2 लिया, 4 2 ज़ा 8, अब क्या होगा 20 - 8 12 हो जाएगा, और 12 3 से डिवाइड होता है। तो हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हमने y की वैल्यू क्या यूज़ की, 2 यूज़ करने से ये 8 हो गया, 20 - 8 12 हो गया, 12 को हमने 3 से डिवाइड किया, आंसर हो गया 4। अब आगे के नंबर ढूंढना सिंपल है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 3 है, हर 3 प्लेस के बाद जो नंबर आएगा वो विदाउट फ्रैक्शन आंसर देगा। तो 2 में मैंने 3 प्लस किया 5 आया, 5 4 ज़ा 20, और 20 - 20 0, 0 को 3 से डिवाइड किया 0। इसी तरह मैं 5 में और 3 ऐड कर देती हूँ, 5 + 3 8, 4 8 ज़ा हो जाएगा हमारा 32। 32 में से हम 20 माइनस करेंगे तो -12 आएगा, और -12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास -4। मैं इसकी जगह पीछे भी जा सकती हूँ, नेगेटिव नंबर भी ले सकती हूँ, वैसे तो ज़रूरत नहीं है पर मैं ले सकती हूँ। जैसे कि मैंने मान लो 2 में 3 प्लस करने की बजाय 2 में 3 माइनस किया होता तो मेरे पास आ जाता -1, और अगर यहाँ -1 आता तो 4 × -1 + 4 हो जाता, 20 + 4 24 हो जाता, और उसका आंसर 8 हो जाता। तो यानी हम आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं, इतने सारे की तो हमें ज़रूरत भी नहीं है, 3 ही काफ़ी होते हैं। तो ये जब सिचुएशन हमारे पास आ गई, अब हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेंगे और एक लेंगे हम वर्टिकल एक्सिस। नंबर्स इस तरह से होने चाहिए कि हमारे जितने भी नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं हमें x में और y में, वो सब इसके अंदर हमें नज़र आए। जैसे x में हमें जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं वो है 0 4 और 6, यहाँ पे 4 0 -4 +8 ये सारे नंबर्स हैं, तो इनमें से जो भी नंबर हम ले सकते हैं। तो मैंने लिए मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह +1 में y में हमें 0 2 3 2 5 8 सबसे बड़ा नंबर है, तो 8 तक तो हमें जाना ही है। तो इस तरह से मार्किंग करनी है 1 2 3 4 5 6, और हमें इसे ऊपर ले जाना पड़ेगा 7 और 8, क्योंकि हमें जो नंबर यहाँ चाहिए वो हमें यहाँ पे दिखने ज़रूरी हैं। इधर हमने लिया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। नंबर्स मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि बड़ा फिर पहचानना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ नंबर्स सिर्फ वही लिखूँगी जिसकी ज़रूरत है, पर आपको पता होना चाहिए नंबर्स 1 2 3 4 हैं। तो 1 बाय 1 सबसे पहले हमने मार्क किया 0,0, ये है हमारा पहला पॉइंट जो कि है 0,0। इसमें जो दूसरा पॉइंट है वो है x4 1 2 3 4, तो y2, तो ये वाला जो जगह है ये 4,2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0,0, ये 4,2। तीसरा पॉइंट है 6,3, तो ये है हमारा 6, और ये x का 6 है और ये y का 3 है, ये दोनों इस जगह पे मीट कर रहे हैं, तो ये हो गया 6,3। तो इन 3 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन बन गई है,
उस स्ट्रेट लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और उस स्ट्रेट लाइन पे वो कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है वो भी लिख देंगे। तो ये रिप्रेजेंट कर रही है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 को। तो ये है हमारी पहली लाइन। अब ज़रा हम दूसरी लाइन देखते हैं। दूसरी लाइन है हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। इसके पॉइंट्स है 4,2 जो कि हम ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कर चुके हैं। 4,2 हमें मिल गया। दूसरा पॉइंट है x 0 तो y 5, x 0 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा 0,5। तो वैसे तो मैं इन दो पॉइंट से भी लाइन खींच सकती हूँ, पर मैं एक तीसरा और ले लेती हूँ। मैं -4,8 ले सकती हूँ या इसकी जगह मैं +8, -1 लेती हूँ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8, -1 लिया मैंने, तो ये जगह हो गई मेरी 8, -1 की। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन खींचेंगे और जिस लाइन की इक्वेशन है वो इसके ऊपर लिख देते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो क्या पता चला हमें कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं। किस पॉइंट पे कट करती हैं? 4,2 पे। तो ये 4,2 इसका सोल्यूशन है। अब दो लाइन का सोल्यूशन आने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 4,2 पॉइंट जो है वो दोनों को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? 4 और y की वैल्यू क्या है? 2। इसका मतलब जाइंट व्हील की जो राइड्स उसने ली वो थी 4 और जो नंबर ऑफ हुपला जो उसने गेम खेला था उसकी जो गिनती थी वो कितनी थी? 2। तो जब दो इक्वेशंस एक दूसरे को इस तरह कट करती हैं तो हमें ग्राफ से उनका सोल्यूशन पता चल जाता है। तो ये कहलाता है ग्राफिकल मेथड। किसी भी दो इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो ग्राफ का मेथड होता है उसे ग्राफिकल मेथड कहते हैं। लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि लाइंस एक दूसरे को कट करें ये ज़रूरी नहीं है। तो लाइंस में और क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं, ये है तीसरा पार्ट जो कि अब हम करेंगे। याद है ना आपको, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि फर्स्ट एक्सरसाइज में हम 3 चीज़ें करने वाले हैं। पहली, इक्वेशंस फ्रेम करना, जो कि मैंने यहाँ पे किया। इक्वेशन कैसे बनी थी? इक्वेशन 1 बनानी थी, इक्वेशन 2 बनानी थी, मैंने दोनों इक्वेशंस बनाई। सेकेंड जो चीज़ हमें इसमें करनी है फर्स्ट एक्सरसाइज में है वो है इनके ग्राफ्स ड्रॉ करना। वो भी मैंने आपको यहाँ सिखाया कि ग्राफ्स किस तरह से ड्रॉ करने हैं। हर लाइन के लिए मिनिमम 3 वैल्यूज़, वैसे तो मिनिमम 2 काफ़ी है पर आप 3 निकालिए। 3 वैल्यूज़ से हमें अपनी लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ हो जाएगी तो सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन सोल्यूशन मिले ये ज़रूरी नहीं है। तो अब हम तीसरी चीज़ जो है वो ये डिस्कस करेंगे कि ये लाइंस कितने तरह की हो सकती हैं। हाँ, तो जो तीसरा टॉपिक है हमारा वो क्या कहता है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा ये हमें पहले से पता हो। एक्चुअली ग्राफ जो है वो 3 तरह का बन सकता है। जब भी हम 2 लाइनें ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है वो लाइंस वैसी ही हो जैसे अभी हमने देखा था। इस तरह की लाइंस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। या फिर हो सकता है कि वो दोनों लाइंस किस तरह की हों, इंटरसेक्टिंग ना हो। फिर वो कैसी लाइंस हो सकती हैं? ये जो लाइन है जो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती ये कहलाती हैं पैरेलल लाइंस। और एक तीसरी सिचुएशन वो भी होती है जब हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और जब हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो उसी के ऊपर ड्रॉ होना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस। तो ये 3 तरह की लाइंस ग्राफ में बनती हैं। तो सोल्यूशन जो है वो सिर्फ पहली वाली लाइंस के ही निकलते हैं, इन दोनों के तो सोल्यूशन निकलते नहीं हैं। तो इसलिए जब भी हमसे सोल्यूशन पूछा जाता है हमें ऐसी लाइन चाहिए। पर क्या लाइन हमारी ऐसी है ये हम जो ग्राफ है वो ड्रॉ करने से पहले पता करेंगे। कैसे? देखिए, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी जाएंगी तो मैं उन्हें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगी? जैसे आपको पता है कि हम लिख रहे हैं ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। पर क्योंकि एक लाइन होती है तो हम ऐसे लिखते हैं। 2 लाइनें हैं तो उनमें क्या होगा, ये कोफिशिएंट्स अलग अलग होंगे। तो पहली में जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें मैंने कहा a1, b1 और c1, और जो दूसरी के कोफिशिएंट हैं उन्हें मैंने कहा a2, a2x, b2y प्लस c2। यानी इसके कोफिशिएंट है x का a2, b जो y का कोफिशिएंट है वो है b2 और कांस्टेंट टर्म है c2। तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी हेल्प से हम पता करने जा रहे हैं हमारी लाइन कैसी होंगी। क्या करेंगे हम? a1 और a2 का रेशो कैलकुलेट करा हमने, जो भी नंबर्स होंगे उन्हें सॉल्व कर लेना। फिर b1 और b2 का रेशो कैलकुलेट किया और फिर c1 और c2 का रेशो कैलकुलेट किया। पता चला
कि A1 और A2 का रेशो जो B1 और B2 के रेशो के साथ है वो सेम नहीं है। अगर वो सेम नहीं है तो इसका मतलब हमारी लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं। तीसरा वाला कुछ भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम अभी मैंने यहाँ नॉट इक्वल लिख दिया, पर वो इक्वल भी हो सकता है। तो हमारी जो लाइंस हैं वो कैसी आई, इस तरह की लाइंस को कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस हैं इंटरसेक्टिंग, और जो उनके सोल्यूशन हैं उसे कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्यों कहते हैं यूनिक सोल्यूशन? क्योंकि सिर्फ एक ही सोल्यूशन, ये जो पॉइंट है जहाँ ये दोनों कट हो रहे हैं, ये सोल्यूशन है और ये एक ही सोल्यूशन आएगा, क्योंकि लाइंस एक बार में, दो लाइनें एक बार ही कट कर सकती हैं, एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, इसलिए ये सोल्यूशन क्या कहलाता है, यूनिक सोल्यूशन। और लाइन का जो सिस्टम है, दोनों लाइन ने मिलकर जो सिस्टम बनाया, क्योंकि उनमें एक कॉमन पॉइंट है, इसलिए उस सिस्टम को कहते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम। तो जब हमें A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 मिलेगा, तो हमें तीन बातें पता चली। लाइंस हमारी इंटरसेक्टिंग होंगी, सोल्यूशन एक आएगा और सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होगा। लेकिन ये तो हो गई सिचुएशन 1। सिचुएशन 2 में आते हैं। A1 अपॉन A2 जो हमने कैलकुलेट किया था और जो B1 अपॉन B2 कैलकुलेट किया था, वो दोनों हमें इक्वल मिल गए हैं। अगर वो दोनों हमें इक्वल मिल रहे हैं तो हम तीसरे पे डिपेंड करेंगे वो कैसा मिल रहा है, पर वो इनके इक्वल नहीं है। तो अगर ये सिचुएशन आ गई हमारी, तो इसका मतलब हमारी लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे को कट नहीं कर रही। तो क्या पता चला, लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस। कितने सोल्यूशन है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई पॉइंट इनमें कॉमन नहीं है, इसका मतलब इनका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सिस्टम कैसा है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, जिसमें कोई पॉइंट कॉमन नहीं होता, उस सिस्टम को क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। तो जैसे ही हमारे पास A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 आया और फिर C1 अपॉन C2 उनके इक्वल नहीं है, पता चला लाइंस पैरेलल हैं, कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन, और सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। लेकिन अगर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 के इक्वल आने के बाद C1 अपॉन C2 भी उनके इक्वल आ गया, तो फिर वो लाइन पैरेलल नहीं है, फिर वो लाइन कैसी है, फिर वो लाइन ओवरलैपिंग है। एक लाइन और दूसरी लाइन एक्चुअली सेम है। तो ऐसी लाइन को क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस, या फिर कई बार हम इन्हें ओवरलैपिंग लाइंस भी कहते हैं। कितने सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, और हर पॉइंट कॉमन है, हर पॉइंट, दोनों लाइन के सारे पॉइंट सेम हैं, इसलिए बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो गया, और क्योंकि हमारे बीच में कॉमन पॉइंट्स आ गए दोनों लाइनों के बीच में, तो सिस्टम फिर से कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट सिस्टम। तो जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सीधे ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, पहले हम ज़रूर चेक करेंगे कि हमारी जो लाइंस हैं वो इन तीनों में से किस तरह की लाइंस आ रही हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है, सोल्यूशन जो है वो सिर्फ किस में निकलता है, यूनिक सोल्यूशन में, जहाँ लाइन एक दूसरे को कट करेंगी, साइमल्टेनियस इक्वेशन जहाँ एक दूसरे को कट करेंगी वहीं हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमेशा हमें वही लाइनें ड्रॉ करनी होती हैं, बाकी लाइंस अगर हमसे रिप्रेजेंट करने को कही जाएँ तभी हम करते हैं। ग्राफिकल मेथड से जो सोल्यूशन है वो सिर्फ इन्हीं लाइंस का निकलता है, इसलिए हमें जब भी कोई लाइन दी जाए हमें पहले चेक करना है कि वो किस तरीके की लाइन है। ना सिर्फ ग्राफिकल मेथड में, बल्कि जो हम आगे बिना ग्राफ के भी जो इसके मेथड सीखने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, उनमें भी हमें पहले चेक करना है कि हम सोल्यूशन निकाल भी पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सोल्यूशन तो सिर्फ इसी में निकलेगा, इसलिए वहाँ भी हम पहले चेक करेंगे कि हमारी जो लाइंस हैं वो किस तरीके की हैं। तो एक दो एग्जांपल करके देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो इक्वेशंस हैं उनमें हम कैसे पता कर सकते हैं ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कि ग्राफ किस तरह का बनेगा। सबसे पहले तो मैं वही एग्जांपल लूँगी जो अखिला वाला मैंने लिया था। उसके अंदर एग्जांपल 1 में जो हमारी दो इक्वेशंस बन के तैयार हुई थी, पहली थी x - 2y = 0 और दूसरी थी 3x + 4y = 20। अगर मैंने ग्राफ ड्रॉ करने से पहले चेक किया होता कि ग्राफ कैसा बनेगा, तो मैं कैसे करती,
A1 अपॉन A2 कैलकुलेट करती, जो कि आता x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ x का कोफिशिएंट 3, तो A1 अपॉन A2 1/3 हो गया। उसके बाद जो मैं दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करती वो थी B1 अपॉन B2, तो वो है -2/4, सिंप्लीफाई करेंगे तो वो आ जाएगी -1/2। फिर मैं तीसरी लेती C1 अपॉन C2, जो कि है 0/20, ओवरऑल क्या आ जाती 0। तो क्या पता चला, इन नंबर्स को देख के जो रिजल्ट हमें पता चला वो था A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। और जैसे ही हमारे पास आया हमें पता चल गया कि लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी हम ग्राफ से इसका आंसर निकाल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और अगर कोई पूछे कि ये सिस्टम कैसा है तो ये सिस्टम कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम। तो ये था हमारा एग्जाम्पल 1। तो अब हम करेंगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में जो है हमें यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह लिख करके इक्वेशन फ्रेम करनी है। तो इक्वेशन फ्रेम कर रही हूँ पर कुछ स्टेटमेंट है जो मैं यहाँ छोड़ रही हूँ क्योंकि जगह की मेरे पास कमी है। सबसे पहले बात आती है पेंसिल्स और इरेजर परचेज किए रोमिला ने, तो हम कहेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹Y। एक पेंसिल X रुपीज़ की, एक इरेजर Y रुपीज़ का। रोमिला ने, तो फिर क्या बनेगी रोमिला की सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उसने 2 पेंसिल्स परचेज की तो उसकी कॉस्ट हो गई 2X, 3 इरेजर्स परचेज की उसकी कॉस्ट हो गई 3Y, और सब मिला के 9 रुपीज़ के हैं। तो ये है रोमिला की इक्वेशन। फिर सोनाली उसकी जो फ्रेंड है उसके साथ क्या है, उसने 4 पेंसिल्स और 6 इरेजर्स परचेज किए हैं। एक पेंसिल X की है तो 4 पेंसिल 4X की, 6 इरेजर, एक इरेजर Y का है तो 6Y, और टोटल पेमेंट जो उसने किया वो था 18। अब क्या हम ग्राफ से ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि X और Y की क्या वैल्यू है, देखते हैं। पहले हम इसमें कैलकुलेट करेंगे A1 अपॉन A2 दैट इज़ 2/4 यानी 1/2। फिर हमने कैलकुलेट किया B1 अपॉन B2 3/6, वो भी 1/2 आ गया है। इसका मतलब ये लाइंस एक दूसरे को कट नहीं करने वाली हैं। चलिए तीसरा भी देख लेते हैं, C1 अपॉन C2 9/18, ये भी 1/2 आ गया। यानी लाइंस कैसी हैं, पूरी तरह से ओवरलैपिंग लाइन है, और हम कभी भी पता नहीं कर सकते इस सिचुएशन से, जो अभी दिख रही है उससे हम नहीं पता कर सकते कि x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू क्या है, क्योंकि लाइंस जो हैं वो कैसी हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। सॉल्यूशन कितने हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और सिस्टम कैसा हो चुका है, सिस्टम तो अभी भी कंसिस्टेंट ही है क्योंकि लाइंस एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो इसका मतलब सोल्यूशन पॉसिबल है, तो सिस्टम अभी भी कंसिस्टेंट है। तो यानी ये हम x और y कैलकुलेट नहीं कर सकते। थर्ड सिचुएशन यानी थर्ड एग्जांपल पे गए, वहाँ वो कह रहे हैं कि ट्रेन की 2 रेल्स हैं, ये रेल्स जो है इनको ज्योमेट्रिकली यानी ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। चलिए ग्राफ पे तो रिप्रेजेंट कर देंगे, पर ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने से पहले क्या हम पता कर सकते हैं कि ग्राफ कैसा बनने वाला है, ज़रूर चेक करते हैं। दोनों इक्वेशंस मैंने लिख ली, पहली है x + 2y - 4 = 0, दूसरी है 2x + 4y - 12 = 0। A1 अपॉन A2 कैलकुलेट किया मैंने, जो कि आया 1/2। फिर मैंने B1 अपॉन B2 कैलकुलेट किया जो 2/4 है लेकिन आएगा फिर से 1/2, और फिर मैंने C1 अपॉन C2 कैलकुलेट किया जो है -4 - 12 यानी 1/3। तो क्या पता चला हमें, A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, यानी दोनों लाइंस पैरेलल बनने वाली हैं। वैसे भी ट्रेन की जो रेल्स होती हैं, पटरियाँ, वो वैसे भी पैरेलल ही होती हैं, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। तो क्या बनी हमारी सिचुएशंस, लाइंस आर पैरेलल लाइंस, नो सॉल्यूशन एंड सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो इस तरीके से हमें अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में तीनों चीज़ें करनी है। पहले इक्वेशंस बनानी है, फिर इक्वेशन बना के चेक करना है कि इस तरह से लाइंस जो हैं वो किस तरीके की आने वाली हैं, और फिर ज़रूरत पड़े तो लाइन ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखानी है। तो आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जांपल्स और फिर एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे, पर तब तक मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है उससे आप खुद भी ये सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। आपको समझ में आया है तो आपको लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन्हें सब्सक्राइब करना है। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।